हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पी कवर करने वाले हैं, या फिर कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ हीट हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से कर चुके हैं विद क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी हम पढ़ रहे हैं, ये किस बेसिस पे हमने यहाँ पर इनके टाइप बनाए हैं। तो देखो, आपको पता होगा कभी भी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? रिएक्शन के साथ में जो हीट का जो यहाँ पर नॉलेज दिया होता है, हीट की वैल्यूज दी होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में कोई रिएक्शन लिखिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना एंथैल्पी का चेंज है वो डाटा राइट हैंड साइड पे दिया होता है डेल्टा एच आर की फॉर्म में। हीट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है। अब अगर वो रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइप की है, मान लो वो रिएक्शन कंबशन की रिएक्शन है या वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन के लिए, उस प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अगर वो कंबशन है तो। अगर न्यूट्रलाइजेशन है तो कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिएक्शन किस टाइप की है, किस टाइप का प्रोसेस है, उसी तरह का जो एंथैल्पी होगा उसका टाइप बन जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे, सिंबल्स देखोगे, मैं ये रीड आउट करूंगी, आप सिंबल यहाँ पर साथ साथ में देखोगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं, और इसमें क्या करना है, पहले आपने डेल्टा एच लिखना है और इसके बीच में आपने बताना है किस टाइप की ये रिएक्शन है, किस टाइप का ये एंथैल्पी है। सो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, enthalpy of neutralization, enthalpy of dilution, enthalpy of solution, enthalpy of ionization, enthalpy of hydration, enthalpy of bond dissociation, enthalpy of atomization and last is lattice enthalpy। ठीक है, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं विद फेज ट्रांजिशन। अब ये तीन अलग से मैंने लिखे हैं क्योंकि ये एंथैल्पी है फॉर फेज ट्रांजिशन। अब ये फेज ट्रांजिशन क्या होता है, देखो कौन कौन से फेजेस होते हैं यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाता है, और सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाता है। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेल्टिंग है या फिर हम इसे फ्यूजन भी कहते हैं। तो इसके लिए डेल्टा एच फ्यूजन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बीच में फ्यूजन लिख लिया ना, जिस तरह की रिएक्शन थी। लिक्विड से अगर आप गैस में जा रहे हो, क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एच वेपराइजेशन लिखते हैं। अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो डेल्टा एच यूज करते हैं वो सब्लिमेशन वाला यूज करते हैं, तो सब लिख लेंगे बीच में। तो आपको लिखना कैसा है, आपको डेल्टा एच पहले लिखना है और जिस तरह का प्रोसेस है वो इसके इन बिटवीन यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फ्यूजन है तो एफ लिखोगे, वेपराइजेशन है तो वीएपी, और सब्लिमेशन में एसयूबी। ठीक है, यही चीजें हैं, बहुत सिंपल है ये। अब देखो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इस तरह से लिखते हैं, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रॉपर। एंथैल्पी चेंज involved when 1 mole of a solid substance converts into liquid state at melting point। obviously जो फ्यूजन होगा, मेल्टिंग होगा, वो तो मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा। बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल रहेगा कि आइस का मेल्टिंग इनटू वाटर। ठीक है, वाटर लिया है सॉलिड स्टेट में, आइस है, उसका मेल्टिंग हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है इनटू लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस में जो ये आपने रिएक्शन लिखी है, कौन सी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर जो इसके लिए एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच फ्यूजन से। ठीक है, ये होती है +6 किलोजूल पर मोल, लेकिन आपको ये वाली वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ वेपराइजेशन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्योंकि हीट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, वहां पर भी ऊपर रिक्वायर्ड थी क्योंकि मेल्टिंग आपने करनी है और यहाँ से वेपर्स बनाने हैं लिक्विड के। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेल्टा एच वेपराइजेशन लिख लिया। और सब्लिमेशन में क्या करोगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम्स और सब्लिमेट्स डायरेक्टली टू द वेपर फेज। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है, लिक्विड में नहीं जाता, सॉलिड डायरेक्टली कहाँ जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है। तो इसके लिए हम सिंबल जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, एक और छोटी सी चीज मैंने आपको बतानी थी। देखो, यहाँ तो आपको पता है जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो
तो आप डेल्टा एच फ्यूजन यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें कि हम लिक्विड से सॉलिड में जाए, तो क्या होगा, हमें पता है इसका, जब आप इसका रिवर्स करते हो, अगर इसकी वैल्यू +6 है तो इसकी वैल्यू -6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो। ये वाली कौन सी है, यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड से सॉलिड में जाना मतलब क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो फ्रीजिंग हो रहा है, तो अगर आप इससे रिवर्स कर देते हो तो ये चीज़ क्या होगी, डेल्टा एच फ्रीजिंग भी आप इसे लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू आएगी -6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ऐसे भी इन चीज़ों को समझ सकते हो। वैसे आपने क्या किया था कि लिक्विड से आप गैसियस स्टेट में गए थे, वेपराइजेशन था, डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू थी मे बी +40 समथिंग थी। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर लोगे, गैस से अगर आप लिक्विड में जाओगे तो क्या होगा, गैसेस को अगर आपने लिक्विड में बदलना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये डेल्टा कंडेंसेशन की एंथैल्पी हो जाएगी, जो कि इस वैल्यू से, वेपराइजेशन से जस्ट ऑपोजिट होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों है, देखो, जब आप लिक्विड से गैस में गए, आपने वेपर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर आप हीट दे रहे हो, पॉजिटिव का मतलब है हीट आप सप्लाई कर रहे हो। वहीं अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो, मतलब कंडेंस कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो यहाँ से हीट आपको बाहर ले जानी पड़ेगी। -40 किलोजूल पर मोल क्या है, इवॉल्व हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, यहाँ पर हमने फेस ट्रांजिशन यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। अब स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसे ऐसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच सी से। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, जब एक रिएक्शन कंबशन वाली रिएक्शन है, किसी सब्सटेंस का कंबशन होता है, उस टाइम पर जो एंथैल्पी का चेंज है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, यूजुअली क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कंबशन, क्योंकि इसमें जो हीट होती है वो निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, तो डेल्टा एच इसके लिए आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि कंप्लीटली बर्न्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कंबशन क्या होता है, कंबशन में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, इसका भी अपना मतलब है, इंपॉर्टेंस है इसकी। ये देखो, जब कार्बन ले लेते हैं सॉलिड, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस आप ले रहे हो, इसका आपने ऑक्सीडेशन करवाया। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। वहीं इसका क्या बन सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर आप 1/2 मोल इसका रिएक्ट करवा रहे हो ऑक्सीजन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर आप फुल 1 मोल इसका ऑक्सीजन का ले रहे हो विथ कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब दोनों ही रिएक्शन में मुझे बताओ, क्या दोनों ही रिएक्शन में हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख सकते हैं? नहीं, इसमें हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट, यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वेयर एज यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम डेल्टा एच कंबशन से डिनोट करेंगे। और इसे तो हम जो यूजुअल आपकी होती है, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच रिएक्शन से आप डिनोट करोगे, ठीक है। इसीलिए इसका खास इंपॉर्टेंस है कि आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करना है, या फिर ऑक्सीडाइज कह सकते हो इन ऑक्सीजन। तो ये ही होता है बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग विद ऑक्सीजन। तो ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो एक एग्जाम्पल यहीं पर आपको आपने देख लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन का। जो आपके एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं ना, जो कुकिंग सिलेंडर्स होते हैं, आपने देखे होंगे ऑब्वियसली, उसमें क्या होता है, जो मेन उसमें कंपोनेंट होता है ना, वो ब्यूटेन रहता है। और वहाँ पर जब रिएक्शन होती है, वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए वहाँ पर
हीट प्रोड्यूस होती है अच्छी खासी। तो वही रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि ब्यूटेन जो है उसका कंबशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम ब्यूटेन का कंबशन दिखा रहे हैं। ब्यूटेन होता है C4H10। क्या होता है? C4H10 होता है। अब इसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब O2 के साथ रिएक्शन करनी है। जब भी कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यहाँ पर वाटर बनता है, और साथ ही में इसकी डेल्टा HC लिखेंगे जो कि नेगेटिव वैल्यू होगी। वैल्यू पे हम नहीं जाएगी, वैसे 2600 समथिंग होती है, ठीक है, वो आपको लर्न नहीं करनी। अब बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। बैलेंस कैसे करते हैं? पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं हम। कार्बन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ध्यान रखना कार्बन हाइड्रोजन, देन लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट ये 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 2 ज़ा 8 यहाँ पर है, साथ में 8 प्लस यहाँ पर 5 है, तो 8 + 5 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है। तो 13 हो गया, तो 13 यहाँ पर आपको चाहिए, 13 आपको यहाँ पर चाहिए। कैसे करोगे 13 के लिए? यहाँ पर 13/2 आप करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी तो है, तो 13/2 × 2 करके 13 बच जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से बैलेंस कर देना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन कि कंबशन रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट का चेंज हो रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलरली आप कह सकते हो हीट जो रिलीज हो रही है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन एट 298 केल्विन, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको गिवन है। तो ये दिया है इतना, इतना एंड इतना, ठीक है। सबके अपनी अपनी वैल्यूज दी है, कंबशन की एंथैल्पी दी है। आपको फाइंड आउट करनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन की आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। जो चीज़ें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। देखो जब भी कंबशन के क्वेश्चन आते हैं आपको किस तरह से करना है, आपको पहले कंबशन की पूरी जो रिएक्शन होती है, कंप्लीट रिएक्शन आपको बैलेंस करके पहले लिखनी है, ठीक है। तो कंबशन ऑफ पहले मीथेन बना लेते हैं। CH4 मीथेन का कंबशन कैसे करते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन लगा देंगे, गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज डेल्टा HC इज इक्वल टू -890.3 किलोजूल पर मोल, ठीक है, पर मोल। ये वैल्यू आपको इसकी गिवन है। नेक्स्ट इज कि ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, उसकी कंबशन करी है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम। साथ में जब कंबशन होगा, इसका क्या है, कार्बन ही है, तो इसका कैसे होता है कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। लास्ट है डाईहाइड्रोजन, क्या होता है, H2 गैस। H2 गैस का कैसे करोगे, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनेगी, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कंबशन की एंथैल्पी है दैट इज गिवन -393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। लास्ट के लिए जो है दैट इज -285.8 किलोजूल पर मोल। ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, ओके। सो इस रिएक्शन को हम मार्क कर देते हैं फर्स्ट रिएक्शन, ये आपकी सेकंड, एंड दिस इज योर थर्ड रिएक्शन। अब देखिए बैलेंस है, यहाँ पर देखो कार्बन 1 1, ठीक है, कार्बन की वैल्यू ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन देखो ज़रा कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 + 2 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये वाली रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, यस बैलेंस है। ये भी क्या है, यहाँ पर देखिए ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो आपको कंबशन रिएक्शन लेनी है वो प्रॉपर बैलेंस्ड वाली लेनी है। अपना काम हो गया। साथ ही में क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालनी है CH4 की। जो आपका एम है, जो आपकी एम रिएक्शन है जो निकालना है वो भी लिख लो। आपको निकालना है CH4 की फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, CH4 का फॉर्मेशन करना है। किससे होता है फॉर्मेशन, इसी के ही एलिमेंट्स का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसी से होगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन से ये बना है, तो यहाँ पर कार्बन सॉलिड लिखेंगे अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। साथ ही में बैलेंस कर देंगे, कार्बन तो बैलेंस है, साथ में कार्बन तो बैलेंस है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपका एम है वो एम आपका ये है। इसके लिए आपको यू नीड टू फाइंड आउट डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन,
ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी है। अब क्या करोगे, वही चीज़ करोगे, हेस लॉ लगाओगे जो हम एडिशन वगैरह करते थे। हमारा एम ये वाली रिएक्शन है। साथ ही में देखो इन तीनों रिएक्शंस में कौन कौन से ऐसी स्पीशीज है जो लेस इन नंबर आ रही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार आ रहा है, वाटर 2 बार आ रहा है, ऑक्सीजन मैनी टाइम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो CH4 कार्बन एंड H2 है ये सिंगल सिंगल बार आ रहा है। तो हमारा पहले एम होता है कि इन स्पीशीज को सेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। कैसे करोगे, कार्बन ऑन लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर है, तो ये परफेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। और फर्स्ट में CH4 इस साइड है लेकिन चाहिए हमें राइट हैंड साइड, तो इसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट को रिवर्स करने पड़ेगा और सेकंड को एज सच रखना पड़ेगा। जो थर्ड आपकी रिएक्शन है उसमें देखो क्या है, हाइड्रोजन 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, इसलिए थर्ड रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी क्या हो जाएगी, बाकी चेक करना, कैंसिल हो जाएगी अपने आप। तो आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो क्या करना है, सेकंड को आपने एज सच रखना है, प्लस जो थर्ड रिएक्शन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस रिवर्स करना है फर्स्ट रिएक्शन को, ठीक है। जब आप ये चीज़ें यहाँ पर लगाते हो तो आपके पास ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगी और यहाँ पर वाटर एंड CO2 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन की कितने मोल है, 1 मोल हो गए, इसके भी 1 मोल हो गए। इसे आपको माइनस करना है, जिसे आपको माइनस करना होता है वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माइनस माइनस लगा देना इधर, तो यहीं से ये 2 - 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव है तो ये राइट हैंड साइड चले जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ हम रिएक्शन में करते हैं वही चीज़ हम एंथैल्पी के साथ करते हैं, बिकॉज जो एंथैल्पी होती है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है अमाउंट पे। तो किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सीधा फर्क वहाँ पर पड़ता है एंथैल्पी पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी, डेल्टा H फॉर्मेशन आएगा, वो है सेकेंड की वैल्यू आप लिखोगे माइनस, सेकेंड की वैल्यू है -393.5 एज सच, प्लस सेकेंड का आप मल्टीप्लाई कर दोगे थर्ड की वैल्यू से, थर्ड की वैल्यू आ गई इधर -285.8, ठीक है। फिर आ जाता है प्लस रिवर्स द रिएक्शन, आप इसको रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स का मतलब आपको पहले साइन चेंज करना है नेगेटिव, और साथ ही में इसकी वैल्यू पुट कर दो -285.8, बिकॉज जब भी आप रिएक्शन रिवर्स करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ऑन सॉल्विंग आपका आंसर मैं लिख लेती हूँ, देख लेना, आंसर आपका आना चाहिए ये -74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए था कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, कंबशन क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये रिएक्शंस आपको गिवन नहीं होती, आपको खुद ये रिएक्शंस बनानी होती है, ठीक है। तो इस तरह से कंबशन के क्वेश्चंस आते हैं, NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो एक बार खुद से भी सॉल्व कर देना। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अपने लोअर क्लासेस में भी आराम से पढ़ा था ये चीज़। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। क्या होता है, एसिड, जब आपका एसिड रिएक्ट्स विद बेस तो वो मिलता है आपको सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिलता है, ओके। अब जो न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, वो हम कब बोलेंगे, जब इसका, इस एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इस बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का जब आपस में रिएक्ट करता है, आपस में न्यूट्रलाइज होता है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, उस टाइम पर जो एंथैल्पी का चेंज होता है दैट इज रिटन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आई बात आपको समझ में, जब एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड neutralizes with or reacts with 1 gram equivalent of the base to give salt and water, then जो एंथैल्पी का चेंज आ रहा है that is termed as enthalpy of neutralization। इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखनी है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, देखना ध्यान से यहाँ पर, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवाते हो, सॉल्ट बना, वाटर बना, ठीक है।
अगर आप डील कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो वैल्यू होगी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की, जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। जी हाँ, वो क्या होगी, फिक्स होगी वैल्यू। चाहे आप कोई भी एसिड ले लो, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, हमेशा ही जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो वैल्यू होगी एंथैल्पी चेंज की, वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। और वो वैल्यूज कितनी होती है, वो वैल्यू होती है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये रहा, अगर आप किलो कैलोरी पर मोल में निकाल रहे हो, लेकिन अगर किलो जूल पर मोल में है तो क्या हुआ है, -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है कितनी रहेगी, या तो -13.7 रहेगी या फिर -57.1 रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आप यूनिट में डील कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे कैसे आप लर्न करवा रहे हो, ऐसे कैसे हो गया कि सभी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगी उनकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू यही होगी, इनमें से ही होगी। तो इसका रीजन पता क्या है बच्चे, यहाँ पर देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनकी खास बात पता क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि इनमें 100% आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन क्या होती है, इनमें 100% होती है। जैसे हम HCl ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें 100% आयनाइजेशन है, मतलब जितने H पॉजिटिव है पूरे डिसोसिएट हो गए और Cl नेगेटिव का डिसोसिएशन भी कंप्लीट होगा, इसीलिए आप इस तरह से एरो बना रहे हो। ठीक है, वैसे ही बेस में रहता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट आयनाइजेशन है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव पूरा अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें जो ये आयंस आपको मिल रहा है ना, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो इसी वजह से ही, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये वाटर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना आपके पास, ये वाली रिएक्शन, एक्चुअली इसके लिए भी आप लिख सकते हो, और आपने डीप में जाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव आयंस जो कि एसिड से मिले हैं एक्वस में, प्लस OH नेगेटिव आयंस जो कि आए हैं स्ट्रॉन्ग बेस से एक्वस में, गिव्स टू क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, लिक्विड। और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H यूज होता है, डेल्टा H, जिसे हम डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, वो इक्वल हो जाता है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्योंकि अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे, ध्यान से ये चीज समझना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है हमने कि जो रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो फॉर्मेशन है किसका, डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर जो वाटर है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये किस केस के लिए हम लिख रहे हैं, ये इसके लिए हम लिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर है ना, तो ये रिएक्शन क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन है, तो इसे हम डेल्टा H फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और यही रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू आती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। रीजन मैंने आपको दे दिया है, बिकॉज जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है वो भी कहाँ से आए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है एक तरह से। दूसरी तरह से देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ लेते हैं कई बार, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू या फिर ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, दोनों में से डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूनिट है आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये देखना है, जब दोनों में से कोई भी आपके पास वीक प्रेजेंट है, जैसे वीक एसिड है इस केस में और इस केस में वीक बेस है, तो क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आपके पास दोनों में से एक वीक है, क्योंकि ऊपर तो क्या है, दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी वीक है तो उन रिएक्शंस में क्या होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि है तो न्यूट्रलाइजेशन ही, तो जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है वो लेस होगा किससे, स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो वैल्यू है उससे जो वैल्यू होगी वो कम ही आएगी। इसका रीज़न भी आपको बताते हैं क्यों कम होगी।
इससे कम होगी, या फिर आप दूसरी तरह से लिख सकते हो कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो लेस होगी -57.1 अगर किलो जूल में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हो आप अगर वीक है। क्योंकि यहाँ पर वीक है, देखो इसका क्या रीज़न है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वीक होता क्या है, ये वीक एसिड या बेस होता क्या है। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वो है एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेंगे। एसिटिक एसिड वीक एसिड है। देखो वीक एसिड या फिर वीक बेस का कैसे पता चलता है आपको, वीक एसिड कौन से होते हैं, जो अपना जो डिसोसिएशन है ना H पॉजिटिव देने का जो इनकी कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं होती, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्टी से H पॉजिटिव को देते हैं, इजीली H पॉजिटिव का रिमूवल नहीं करते हैं। वेयर एज जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें H पॉजिटिव का रिमूवल बहुत आराम से हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अगर ये H पॉजिटिव दे भी दे तो डिफिकल्टी से देंगे CH3CO नेगेटिव। यहाँ पर इस तरह से इक्विलिब्रियम का मतलब है ये टोटली आगे को रिएक्शन नहीं है, ये बैकवर्ड भी है। वेयरएज अगर आप HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी रिएक्शन देखोगे, कोई इक्विलिब्रियम साइन नहीं है, डायरेक्टली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में यहाँ पर 100% आयनाइजेशन है, यहाँ पर 100% नहीं है, नॉट 100% आयनाइजेशन। ठीक है, इसीलिए इनको हम वीक एसिड कहते हैं और ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह से आप बेस में भी समझ सकते हो। अब बात ये है कि अगर आपके एसिड का डिसोसिएशन आराम से नहीं हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है, बिकॉज ये क्या है, वीक एसिड है, तो क्या होता है यहाँ पर जो ये एसिड है, जो वीक चीज़ है, वो अपने डिसोसिएशन के लिए एनर्जी को कंज्यूम कर देती है। ठीक है, वो एनर्जी का सपोर्ट लेता है, जो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा वो बाहर से एनर्जी लेता है, एनर्जी का सपोर्ट लेता है, एनर्जी की हेल्प लेके ही वो डिसोसिएशन दे पाता है। इसीलिए जब यहाँ पर कोई वीक आ जाता है तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो लगेगी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक एसिड और वीक बेस जो भी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी जितनी भी होगी, पर्टिकुलर हम नहीं यहाँ पर वैल्यूज करेंगे क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन एसिड बेस अलग अलग होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो श्योर है कि जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू थी उससे तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम ही होने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये वीक एसिड है ये एनर्जी यहाँ पर ले लेंगे, कुछ एक एनर्जी यहाँ पर लगा लेंगे अपनी डिसोसिएशन करने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर यूज अप हो जाएगी, जितनी बाहर एनर्जी निकलनी थी उतनी नहीं निकलेगी, कुछ एक एनर्जीज ये लोग अपने पास ले लेंगे, क्योंकि ये वीक है ना, इनको सपोर्ट की जरूरत है, तो ये एनर्जी लेगी सो दैट इनका डिसोसिएशन इजीली हो जाए। इसीलिए जब ये वीक वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं, वीक लग जाते हैं एसिड या बेस के साथ, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी है वो अपनी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, दैट इज -13.7 और -57.1 उससे कम होती है। इसीलिए क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं, एक जनरल ट्रेंड क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि 100% आयनाइजेशन है। देन सबसे लास्ट में क्या आएगा, अगर दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, बहुत कम यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। तो बीच में आ जाते हैं कॉम्बिनेशन वाले, वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो एक कोई वीक हो, तो वो मिडल में आते हैं। बाकी ये एक्सट्रीम पे आ गए, इसमें सबसे ज़्यादा एंथैल्पी निकलेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और इसमें सबसे कम निकलेगी। ठीक है, तो ये एसिड बेस का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लगा है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NH4OH इज -50 किलोजूल पर मोल। फाइंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। आपको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH निकालना है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या क्या है वो देखेंगे। आपको है HCl का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है बाय NH4OH। अब यहाँ पर HCl आपको गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, NH4OH गिवन है। इनका न्यूट्रलाइजेशन आपको कहा गया है। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर चेक करो, एक सेकेंड ब्लर हो गया थोड़ा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वी नो दैट ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये NH4OH क्या होता है, ये वीक बेस होता है, तो इसका डिसोसिएशन डिफिकल्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, तो यहाँ पर हम इसका H पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसका H पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस
इसका NH4OH पूरा लेना होगा क्योंकि इसका डिसोसिएशन नहीं हो पाता अच्छे से। इनका जब रिएक्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इन दोनों के बीच में लिखा है, तो यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव वाटर बना देगी। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू है वो वैल्यू है डेल्टा NH1 हम लिख लेते हैं, दैट इज -50 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है एम जो रिएक्शन है, एम रिएक्शन भी लिख लेते हैं। एम रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। NH4OH का आयनाइजेशन मतलब आयन में टूटना। NH4OH गिव्स टू NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसके लिए आपको डेल्टा आयनाइजेशन, डेल्टा H आयनाइजेशन निकालना है। ठीक है, एंथैल्पी निकालनी है, प्रोसेस का नाम दे दिया गया है आयनाइजेशन, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना आपके पास, खासकर न्यूट्रलाइजेशन के, एक ही आपके पास रिएक्शन हो और साथ में आपको निकालनी हो एम वाली रिएक्शन भी गिवन हो, तो आप कौन सा यूज़ करोगे रिएक्शन, आप ये वाली रिएक्शन यूज़ करोगे जो कि जनरल होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग के केस में होता है। बिकॉज कंपैरिजन तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से करना है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन क्या लिख लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, गिव्स टू वाटर होता है। तो इसके केस के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, अब किलोजूल में है तो हम यूज़ करेंगे -57.1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, समझ आई बात। ये वाली क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एज ए रेफरेंस काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH में कितनी एंथैल्पी लगी। बिकॉज यहाँ पर ये वीक बेस है और मैंने आपको बताया था जो वीक बेसिस होते हैं उनमें वो कुछ एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो दैट उनका जो डिसोसिएशन है वो ईजी हो जाए। अपना डिसोसिएशन करवाने के लिए वो यहाँ से एंथैल्पी लेते हैं, तो वही एंथैल्पी यहाँ पर आपको निकालनी है। देखो हम बाय हेस लॉ भी ये कर रहे हैं, बाकी आप, मैं कहूँ इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी इतनी है, आपको बताना है कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH कितना है, मतलब जो ये वीक बेस है इसकी आयनाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी लगी। तो जो स्टैंडर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए टोटल इतनी मैक्सिमम एनर्जी कितनी इवॉल्व होनी थी, इतनी होनी थी, हुई इतनी, तो दोनों को माइनस करोगे तो जितनी एनर्जी डिसोसिएशन के लिए यूज्ड अप हुई है वो निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो वैसे भी कर सकते हो हेस लॉ से। क्या करना है, रिएक्शन एम रिएक्शन ये है, ये बनानी है। आपको समझ आया ना जो मैंने अभी बताया कि ये मैक्सिमम इतनी एनर्जी निकलनी थी अगर दोनों स्ट्रांग होते। ठीक है, लेकिन निकल कितनी रही है, निकल रही है इतनी, तो दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करके उतनी एनर्जी आ जाएगी जितना वीक बेस ने अपने डिसोसिएशन में ली है। ठीक है, ऐसे नहीं करना तो हम हेस लॉ से भी आराम से करते हैं। क्या करना है, NH4OH लेफ्ट साइड पे रखना है, फर्स्ट में है। ठीक है, तो फर्स्ट एज सच रखेंगे प्लस यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड रिएक्शन में ज़रा देखो OH नेगेटिव होना है राइट साइड में, इसीलिए सेकेंड को आप कर दोगे रिवर्स, तो रिवर्स कर दोगे सेकेंड को। तो यहाँ पर डेल्टा H आयनाइजेशन कितना आ जाएगा, फर्स्ट का कितना है, फर्स्ट का है -50 और साथ ही साथ सेकेंड रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है, माइनस लगाओगे ऑफ सेकेंड रिएक्शन -57.1। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 57.1 इक्वल टू 7.1 किलोजूल पर मोल। ओके, तो ये आपका आंसर है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जिसे ऐसे हम डिनोट करेंगे, बहुत इजी है। डाइल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन आपका बना है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट में आपने क्या डाला है, सॉल्यूट डाला है। ठीक है, तो ये बन गया है सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन बना है जिसमें जो सॉल्यूट है वो सम C1 कॉन्सेंट्रेशन पे है। ठीक है, अब फर्दर आप इसमें क्या करोगे, मान लो इसमें आप एक्वस मतलब पानी डालोगे, तो यहाँ पर क्या होगा पानी डालने की वजह से, सॉल्वेंट डालने की वजह से, ज़्यादा सॉल्वेंट डालने की वजह से यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी चेंज हो जाएगी, मान लो C2 पे। तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है सॉल्यूट की C1 से C2 में, इसमें जो आपका एंथैल्पी का चेंज है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन करवाने पे जो हीट एक्सचेंज है, एंथैल्पी एक्सचेंज आ रहा है, एंथैल्पी चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम करेंगे इन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो अभी C1 कॉन्सेंट्रेशन पे है,
फिर आपने क्या किया, वाटर ऐड करा, कोई सॉल्वेंट मान लेते हैं, वाटर ही मान लेते हैं, वो ऐड करा, तो उसके ऐड करने से जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट अभी भी क्या है, सॉल्यूशन में ही है, ये लिखना ज़रूरी है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ रहा है मतलब डाइल्यूशन हो रही है, डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर डाइल्यूशन में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, उसको कहेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन से इसको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर क्या है, सॉल्यूट ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, जस्ट उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं हम सॉल्वेंट डाल के फर्दर। अब यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बनाना है, बिल्कुल इजी है। आपको एक सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, सॉल्यूट को डालोगे किसमें, सॉल्वेंट में डालोगे। तो यहाँ पर क्या रहता है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो जनरली हम सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं, हम वाटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, यहाँ आप 1 मोल किसको डाल रहे हो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को आप डाल रहे हो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सो दैट एक सॉल्यूशन आपके पास बन करके तैयार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, मतलब जब आपका सॉल्यूशन बन रहा है उस टाइम पर जो एंथैल्पी का चेंज है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हम लिख लेंगे यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉलिड, ये कौन सा है, ये एनहाइड्रस वाला है जिसमें वाटर नहीं है, उसमें एक्वस अगर वाटर डालोगे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट एक्वस वाला बन जाएगा। वहीं पर अगर आप हाइड्रेटेड वाला सॉल्ट लेते हो, हाइड्रेटेड वाले सॉल्ट कौन से होते हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वैसे ये सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं बट इनके पास कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, उनका अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, एक्वस मीडियम में डालते हो, तो ये CuSO4 एक्वस बनेगा। और इसमें डेल्टा H ऊपर वाले में क्या था, नेगेटिव आ रहा था, लेकिन नीचे वाले में जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लेते हो तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, पॉजिटिव आता है। ये छोटी सी चीज़ें ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं आयनिक के लिए। कोई आपने आयनिक कंपाउंड लिया है, आयनिक कंपाउंड आपने लिया है AB, ठीक है, AB सॉलिड फॉर्म में है, N+ आयनिक है। आप यहाँ से उसे वाटर में डालते हो, सॉल्यूशन में डालते हो, तो डेल्टा H सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाके वो आयन में जा रहा है, A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस, ओके, ये चीज़ हो रही है। अब इसी प्रोसेस को आप नंबर ऑफ स्टेप में, मतलब 2 नंबर ऑफ स्टेप में भी कर सकते हो। कैसे, इसे आप चेंज कर दोगे, यहाँ पर क्या है, ये लैटिस है इसका, ठीक है, AB क्या है, यहाँ पर लैटिस है। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप नीचे जाओगे, यहाँ से इसको तोड़ोगे तो ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अब ये गैस में ही होगा। अभी जो लैटिस एंथैल्पी है वो हम लास्ट में करने वाले हैं, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ लैटिस एंथैल्पी क्या है। वो एंथैल्पी चेंज जब आप 1 मोल ऑफ द लैटिस को ब्रेक करते हो, या फिर वो एनर्जी रिलीज जब 1 मोल ऑफ द लैटिस बनता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, AB क्या है, आपका लैटिस है, लैटिस को तोड़ना है, तो लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर डेल्टा लैटिस H लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा H लैटिस। अब ये तो गैस में है, लेकिन आपको एक्वस में चाहिए, तो यहाँ से गैस से एक्वस में बनाने के लिए क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, मतलब इसकी हाइड्रेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है उसका नाम हो जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप लगा सकते हो अपना हेस लॉ, क्योंकि यहाँ पर AB से आपने ये बनाना है, मतलब जो डेल्टा H सॉल्यूशन है, डेल्टा H सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू ये वाला दोनों स्टेप की एंथैल्पी को प्लस कर दोगे, डेल्टा लैटिस H प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी सॉल्यूशन की एंथैल्पी निकालनी है तो वो सम हो जाता है लैटिस एंथैल्पी का और साथ में हाइड्रेशन एंथैल्पी का, ठीक है।
यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया, लैटिस था, लैटिस को आपने ब्रेक किया, उसमें जो आयंस थे वो अलग अलग हो गए, लेकिन वो अभी गैस में ही है। लेकिन जो सॉल्यूशन में आप देखते हो जो आयंस होते हैं वो एक्वस में होते हैं, इसलिए आपको हाइड्रेशन करवानी पड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर एक नोट है कि जो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पर क्या है, हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो जो डिसोल्यूशन होता है, इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी को कौन सा फैक्टर एनहेंस कर रहा है, यहाँ पर एंडोथर्मिक है। तो जितना आप टेम्परेचर राइज करोगे, जितनी आप हीट दोगे, उतना ही डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो ये डिसोल्यूशन है, जो ये आयनिक कंपाउंड से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्सोथर्मिक होती है। वहां पर क्या है, हीट रिलीज हो रही है मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जस्ट ध्यान रखने वाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। लास्ट फॉर दिस पेज इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी वेरी सिंपल है कि आपने एक 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड लिया है, उसका आप आयनाइजेशन करवा रहे हो। कैसे, जैसे यहाँ पर आपने HCl लिया है गैशियस, अब उसको आप क्या कर रहे हो, एक्वस पानी में डाल रहे हो, साथ में वो आयनाइजेशन हो रहा है अपने आयंस में एक्वस, और Cl नेगेटिव एक्वस में बदल रहा है। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, ये लर्न नहीं करनी वैल्यू क्या है, -75.2 किलोजूल पर मोल। अब जो ये एनर्जी की एंथैल्पी की जो ये वैल्यू दी है वो किसके लिए है, इसके लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है, आयंस में टूट रहा है ये वाला आपका कोवलेंट कंपाउंड, तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। देखो जो यहाँ पर गिवन है ना वर्ड, उसी के अकॉर्डिंग है, आयनाइजेशन प्रोसेस है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। रीड आउट करेंगे एक बार, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड ऑन dissolution in water splits to produce ions, the delta H for the process is called delta H ionization। यहाँ एक और बात मैंने आपको बतानी है कि जो डेल्टा H आयनाइजेशन है वो आप देख रहे होगे, वो डेल्टा H सॉल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है, फिर आप कहोगे पढ़ा क्यों रहे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तब भी वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस वाले में, यहाँ पर आयनाइजेशन में भी क्या हो रहा है कि आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट इनकी प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन और सॉल्यूशन वाला सेम ही होता है। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी में 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अनदर वन इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE हम कब यूज करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे H2O2 N2Cl2, डायटोमिक मतलब जिसमें 2 अलग अलग तरह के या सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। अब देखो जैसे H2 का आप केस ले लो, हाइड्रोजन गैस है, ओके, हाइड्रोजन गैस है, वो कन्वर्ट हो रही है, उसमें जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या है, वो ब्रेक हो रहा है। उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या होगा, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर ये अपने दोनों गैशियस एटम्स में हाइड्रोजन एटम्स पे टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और एक बात, ये दोनों चीज़ें बेशक डिफरेंट है लेकिन इनका जो रिप्रेजेंट है वो डेल्टा H बॉन्ड से ही किया जाता है। ठीक है, दोनों का बेशक ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है और ये मीन है, लेकिन इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। उसी तरह से डायटोमिक में अगर आप HCl ले लेते हो, वो भी टूट रहा है H में और क्लोरीन में, तो ये भी क्या है, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कि यहाँ पर एक बॉन्ड है
दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है वो टूट रहा है, उस टाइम पर जितना एंथैल्पी चेंज हम नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये हम यूज करते हैं जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये तो एटमाइजेशन है, अभी आप एटमाइजेशन भी पढ़ोगे। एटमाइजेशन में क्या होता है, कितना एंथैल्पी चेंज जब आपके मॉलिक्यूल से एटम में, अलग अलग एटम में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि मॉलिक्यूल था यहाँ से टूट के ये गैशियस एटम्स में आ रहा है, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू, डायटोमिक के केस में ही है, सब केस में नहीं होता। जब आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके केस में बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू एटमाइजेशन की एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी मैंने बता दी, सिंपल है, जब एटम्स में कन्वर्जन हो रहा हो उस टाइम पे हम एटमाइजेशन यूज करते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of covalent bonds are broken to form gaseous products। ठीक है, 1 mole of क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं टू फॉर्म द गैशियस प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी इसे कहते हैं। अब एक फॉर्मूला हम लिखेंगे कि आप क्या कर सकते हो, जो बॉन्ड एंथैल्पी है उससे रिएक्शन भी लिख सकते हो, डेल्टा एच रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। डेल्टा एच रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जगह हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी वाले फॉर्मूला में हम पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डेल्टा एच आर निकाल सकते हैं। जैसे हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन में करा था ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन से हमने डेल्टा एच आर निकाला था, उसी तरह से यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी से भी हम हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये बात थी आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट है। बेशक उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है, जैसे नाइट्रोजन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसे भी हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे इसकी एंथैल्पी को। ठीक है, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे CH4 देख सकते हो, वाटर देख सकते हो, ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कितने हैं, 5 एटम्स है, इसमें कितने हैं, 3 एटम्स है, तो ये पॉलीएटॉमिक एटम्स में आता है। जैसे हम CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, जैसे हमने बॉन्ड एंथैल्पी अभी करी है, अगर हम CH की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम मीथेन बना लेते हैं इस तरह से CH4। क्या ये सभी बॉन्ड्स की एंथैल्पी है, अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ना है और इसको तोड़ना है, सबको तोड़ना है, क्या सबको तोड़ने के लिए मुझे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं। इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पीज है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। उसी तरह से जो CH बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड की अगर यहाँ पर आप देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर आप देखोगे CHCl4 अगर मैं देखूँ और मैं यहाँ पर देखूँ CH2Cl2 देखूँ, तो दोनों में क्या होगी, जो CH को तोड़ने के लिए एंथैल्पी होगी वो दोनों में क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आप मॉलिक्यूल में इन चीज़ों को ले रहे हो। इवन जो एक सेम मॉलिक्यूल में भी जो बॉन्ड्स है उनकी भी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जीज है, वो क्या है, डिफरेंट है। इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। ठीक है, देखने में लग रहा है एक तरह के बॉन्ड्स है, CH बॉन्ड है, सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं होती। इन सभी की जो बॉन्ड एनर्जीज है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH4 हमने लिया है, मीथेन गैस लिया है। पहले हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, पहले हम एक CH बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी लगी वो इतनी थी। ठीक है, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव का मतलब है इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पर दी गई है, तभी यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सक्सेसिव क्लीवेज करते रहना है। अब CH3 लेना है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकाला, CH2 रह गया। अब यहाँ पर देखो, इस पहले CH को तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी,
दूसरे CH को तोड़ने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर देनी पड़ी, मतलब जो एंथैल्पी चेंज है वो अलग है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर सेम CH बॉन्ड है, AA बॉन्ड है, AB बॉन्ड है, तो उनके लिए अपनी अपनी बॉन्ड एंथैल्पीज होती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो सही था कि एग्जैक्ट आ रही थी, क्योंकि दो ही एटम्स थे, AB थे, इनके बीच में तोड़ा और एक ही वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही थी। लेकिन व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है, जैसे यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है। अगर आप वाटर की बात करो तो इन दोनों में OH जो ये बॉन्ड्स है, इनको तोड़ने के लिए भी आपको डिफरेंट एनर्जीज देनी होती है। दोनों के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है दोनों के लिए ही यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि हम बॉन्ड एनर्जी को इन केसेस के लिए कैसे लिखे, एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाले, बिकॉज इनके लिए क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी का। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल हम एंथैल्पी निकालते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कितने एटम्स है, तो वहां पर हम मीन निकालते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से हम मीन निकालेंगे। देखो यहाँ पर सारे स्टेप्स की अपनी अपनी बॉन्ड एंथैल्पी है, सभी CH बॉन्ड की, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन सब रिएक्शंस का जब आप सम करोगे तो एक फाइनल रिएक्शन आपके पास आएगी। फाइनल रिएक्शन में क्या है कि चारों जो हाइड्रोजन्स है वो अब यहाँ पर हट चुके हैं, यहाँ पर टूट चुके हैं। चारों हाइड्रोजन्स का CH बॉन्ड का हमने ब्रेकेज कर दिया है। तो ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे डेल्टा H एटमाइजेशन भी कहेंगे, क्योंकि एटमाइजेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है कि एटम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो एटम्स है, जो आपका मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इस केस में अगर आपने बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो हम यूज करेंगे मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी का आप यूज करते हो। मीन का क्या मतलब है कि मीन लेना है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल्टा H बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, कैसे निकालोगे, CH बॉन्ड की निकालनी है। अब यहाँ पर नॉट लगाएंगे। देखो नॉट वहां पर लगाते हैं जहां पर आपको गिवन होता है। नॉट का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस लिए हैं। अब आप क्या करोगे, सिंस यहाँ पर क्या है, CH4 में क्या है, 4 CH बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना, 4 तरह के CH4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 तरह के ये बॉन्ड्स है और सभी की जो एवरेज एनर्जी है यहाँ पर कितनी है, जितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है, चारों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी टोटल एनर्जी लग रही है, 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये सॉल्व करके आएगा 416 किलो जूल पर मोल। ये किसके लिए लगेगी, ये लगेगी एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आगे ना एक CH बॉन्ड को निकाल दिया हमने। कैसे निकाला, मीन बॉन्ड एंथैल्पी लेके करा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप डायरेक्टली हर एक बॉन्ड का नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक बॉन्ड का डिफरेंट एंथैल्पी होता है। तो यहाँ पर हम एवरेज करते हैं, मीन लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का, जिससे हमें एक बॉन्ड की एंथैल्पी आराम से पता चल जाती है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चला। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हम क्या यूज करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। और खास बात यह है कि दोनों केसेस में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन दोनों की ऐसे ही होती है। दोनों के लिए आपको डेल्टा H बॉन्ड ही लिखना होता है। ये बॉन्ड एंथैल्पी पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आपको रिएक्शन गिवन है और साथ में गिवन है बॉन्ड एंथैल्पीज, हाइड्रोजन की, ब्रोमीन की और साथ में HBr की, ठीक है। आपको निकालना है इस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आपको निकालना है। सो वी नो द फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा RH हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालना था, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। क्या आता है, रिएक्टेंट पहले आता है, ठीक है, किसके केस में, बॉन्ड एंथैल्पी के केस में, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज को हम माइनस करेंगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पर मैंने स्टोइकियोमेट्री लिखा नहीं है, लेकिन जो भी कॉफिशिएंट है, जितने भी नंबर ऑफ मोल है इंक्लूड करना होता है, वो तो हमेशा ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होना चाहिए अब ये चीज़, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के साथ ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो उतने मोल की वैल्यू आएगी।
अब देखो डेल्टा आर एच की वैल्यू कितनी होगी, रिएक्टेंट साइड पे क्या है, रिएक्टेंट साइड पे ये दोनों है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों के 1 मोल है यहाँ पर, तो इनके लिए वैल्यूज कितनी है, इनके लिए वैल्यूज ये दोनों वैल्यूज है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। जितने वैल्यूज होगी फिर माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या प्रोडक्ट, जो कि क्या है HBr है, ठीक है। इससे कर देंगे और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि HBr का कोफिशिएंट 2 था। बस आपको क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करनी है। H2 के लिए कितनी है 435 प्लस यहाँ पर आएगा 192, ये वाली वैल्यू होगी। फिर माइनस करेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 364, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आर एच, हीट ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकल करके आ जाएगा आपके पास -101 किलो जूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बॉन्ड एंथैल्पी का, वेरी इजी। साथ में अब जल्दी से 2 और चीज़ें करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, वैसे पहले डिस्कस कर दिया है कि कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है जब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस डिसोसिएट होता है अपने ही गैशियस एटम में। एटमाइजेशन का मतलब है कि आपको सभी एटम्स को अपने मॉलिक्यूल में अगर है बाउंड स्टेट में है तो आपको फ्री करना है, एटॉमिक स्टेट में उनको लाना है, फ्री गैशियस स्टेट में लाना है। अब फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि करा है हाइड्रोजन है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ आपने सब्सटेंस लिया है, इसको आप इसके गैशियस एटम में डिसोसिएट कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन गैशियस वाले एटम्स में आपने डिसोसिएट करा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टा AH, मतलब हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करते हैं, क्योंकि आपने इनके एटम्स में कन्वर्ट किया है। और इस केस में खास बात क्या है कि जो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी लिखते हैं, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। साथ ही में अगर आपके पास सोडियम है सॉलिड फॉर्म में, उसका सब्लिमेशन हो रहा है सीधे, मतलब वो गैस में पहुंच रहा है, तो यहाँ पर एक तरह से आप देखोगे सॉलिड से गैशियस स्टेट में तो आ रहा है ना। अब ये मत कहना कि यहाँ पर 2 बॉन्ड तो है नहीं, बॉन्ड कौन सा तोड़ा आपने। तो एटमाइजेशन में हमें मतलब है कि ये एटम में गैशियस फॉर्म में, गैशियस एटॉमिक स्टेट में जा रहा है, बॉन्ड स्टेट में नहीं है। तो ये भी एटमाइजेशन का ही है, लेकिन खास बात ये है कि इसका दूसरा नाम हम इसका डेल्टा H सब्लिमेशन भी यूज कर सकते हैं। देखो कई चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है, सेम आ जाती है, अलग तरीके होते हैं बताने के। तो यहाँ पर इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी वर्ड यूज कर सकते हो, और ये साइन आप सब्लिमेशन वाला भी यूज कर सकते हो। साथ ही में पॉलीएटॉमिक का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये डिसोसिएशन होता है 1 मोल ऑफ मीथेन का, तो कार्बन अलग निकल जाता है और चारों हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या है डायटोमिक, ये पॉलीएटॉमिक। तो इसमें हम सिंपल इसको डेल्टा AH से लिखेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, ये भी इजी है। हाइड्रेशन का मतलब जब वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। पर्टिकुलर इसका डेफिनेशन देखो, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या है, जो विदाउट वाटर है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंस विद द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ वाटर टू गिव द हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब जब हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन का क्या मतलब है, वाटर का लगना। जैसे यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट लिया है, जो कि क्या है बिल्कुल एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म में भी रहता है। अब इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, इसको 5 मोल्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बनाता है फिर अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। तो इसमें क्या है, जब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, जब हाइड्रेशन हो रही है मतलब वाटर का लगना, सिंपली समझ लो, तो हम यूज करते हैं डेल्टा हाइड्रेशन H। सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक है, डेल्टा हाइड्रेशन H हम यूज करते हैं। और दूसरी तरह से ये तो चलो सॉल्ट की फॉर्म में हमने देख लिया, जनरल भी आप देख सकते हो। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस आयन इज हाइड्रेटेड विद वाटर टू गिव द एक्वस आयन। मतलब अगर आप आयन की फॉर्म में देखोगे तो एक आयन है, उसको हमने पानी में डाला तो वो कैसा बन गया, आयन, एक्वस वाला आयन बन गया। तो इसमें क्या है, जो आयन था वो अब क्या हो रहा है, वो एक्वस आयन बन रहा है, तो उसकी हाइड्रेशन हो रही है। तो इसके लिए भी आप एंथैल्पी चेंज को कह सकते हो डेल्टा H हाइड्रेशन कह सकते हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी कह सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ईजी है।
बट यू शुड नो कि क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है, एटमाइजेशन में क्या है, कंबशन में क्या है, क्योंकि इसी पे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी का करा था। लास्ट एंथैल्पी आपकी रहती है लेटिस एंथैल्पी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, बिकॉज उसके साथ मैंने आपको बॉन्ड हैबर साइकिल भी करवाना है विथ क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर हम लेटिस एंथैल्पी को भी कवर कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी या।